हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी का प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। आप इसे सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। और आपका जो पेपर होने वाले हैं ना, वो इसी के जैसा पेपर आएगा। लेकिन ये मत सोचना यही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि पेपर कैसा करना है आपको। मैंने इंग्लिश की ऑलरेडी बना दिया है, इंग्लिश मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको इंग्लिश में पूरी मिल जाएगी। अब ये वीडियो पूरी हिंदी मीडियम को डेडिकेटेड है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को मैं कहूँगा वो देख लें ताकि और अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, अब देखो आपका जो पेपर आएगा ना, आपको ये नहीं लिखना पेपर में, ये कुछ नहीं लिखना। ये तो आपका क्वेश्चन पेपर में बता रखा है कैसे कैसे पेपर है। आपके पेपर में 5 प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। जो खंड का है ना, उसमें एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 12 एमसीक्यू के खालिस्तान वाले। फिर 2 से लेकर 5 वाले 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 3, 40 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना। फिर 6वां और 7वां आएगा 4 नंबर के 2, 80 शब्द से नहीं लिखना। ये थोड़े से आपके लिए हो सकता है मुश्किल पड़ जाए। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और आपको बहुत खुशी होने वाली है कि 8वां, 9वां, 10वां और 11वां क्वेश्चन पैसेज है, उसी में से आंसर ढूंढ के आंसर बताने हैं। है ना मज़े की बात। अरे एसएसटी में तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो आप। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊं, आपका जो एक मैप वर्क आएगा, मानचित्र, ठीक है, ई सेक्शन, और वो 4 मार्क्स का है। तो जो आपकी हिस्ट्री की बुक है ना, उसमें जो आपके पाठ आ रहे हैं ना, उसका मैप का काम सारा कर लो, बुक से ही आएगा। अब चलो वो तो इसमें देखते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, आपको खुद भी बताने की कोशिश करनी है, फिर मैच करना। अन्य लोगों को नकारात्मक रूप में आंकना, उन्हें हीन समझना क्या कहलाता है बताओ। जब हम किसी को नेगेटिवली सोचते हैं ना, तो इन्फीरियर, घटिया मानते हैं, तो वो क्या कहलाता है। रूढ़िवादी धारणा, पूर्वाग्रह, समानता, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आपको याद रखना कि जब भी नकारात्मक लिखा है ना, जब हम किसी को बहुत गलत समझते हैं, हीन समझते हैं, तो उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, और इंग्लिश में बोला जाता है प्रेजुडाइज। अब उसके नेक्स्ट, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, अरे, और उनके बारे में पक्का विश्वास बना लेते हैं, ये लोग ऐसे ही होते होंगे। जैसे हम बोल देते हैं कि कुछ लोग, हम किसी को बोलते हैं कि ये लोग कंजूस ही होते हैं। हम जैसे लड़कों को बोलते हैं कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं। तो ऐसे अगर हम कुछ सोच लेते हैं तो ऐसी बात को बोला जाता है बच्चों, ऐसी बात को बोला जाता है रूढ़िवादी। क्या बोला जाता है? रूढ़िवादी। ठीक है, तो देखो, अगर आपको एक बात बता दूं कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन करो या नीचे वाला करो, आपको एक करना है। देखो हिंदी में आप देखोगे ना, यहाँ रूढ़िवादी लिखा है, यहाँ पूर्वाग्रह लिखा है। इंग्लिश में क्या कर दिया, दोनों बार स्टीरियोटाइप लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कन्फ्यूजन है तो वाली वीडियो देख लेना, मैंने आंसर बता रखे हैं सही से। हिंदी मीडियम वाले सुन लो, जब हम किसी को नेगेटिव मानते हैं तो उसे पूर्वाग्रह बोलते हैं, और जब हम किसी को एक छवि में बांध देते हैं उसे रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि लड़के रोते नहीं है, तो ये रूढ़िवादी बात कहलाती है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। ठीक है, जो सेकुलरिज्म है ना, उसका क्या मतलब है। देखो, सेकुलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पर ना, जिस देश के अंदर सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाता है और सब लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। तो 4 में से किस में लिखा है, ये रहा सी। विभिन्न धर्मों और विश्वास के लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, तो उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है, तो इसका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू में केवल आपको आंसर लिख के आने हैं। ठीक है, नंबर डाल के। अगला कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी डैश की सभा होती है। बताओ, ग्राम सभा में कौन से लोग होते हैं जिससे सभा बनती है? बच्चे, वयस्क, पुरुष या महिलाएं? वयस्क। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हैं कि जो ग्राम सभा होती है ना, उसमें जो मतदाता सूची तैयार की जाती है, तो कितनी उम्र के लोग होते हैं जो वोट डाल सकते हैं? 15, 20, 18 या 25? वेरी गुड, 18 वर्ष। ये सब आपको आता होगा, वेरी गुड बेटा, शाबाश। सी। फिर नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा, पंचायत सचिव की नियुक्ति डैश की तरह होती है। बताओ जो पंचायत सचिव होता है ना, पता है उसको कौन नियुक्त करता है? सरकार नियुक्त करती है। कौन करता है? सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक है निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा? बताओ सौरमंडल में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी होती है? सूरज होता है, पृथ्वी होती है, मंगल होता है, शनि होता है? सूरज। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज, अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हैं कि सूरज पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। बताओ सूरज और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है? बताओ 15 करोड़ किलोमीटर, 25 करोड़ किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर या 20 किलोमीटर? तो मैं आपको बता दूं 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट है, सामान्यतः आप एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा को देख सकते हैं? पूरे चांद को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं आप? वेरी गुड बेटा, शाबाश, आपको आता है आंसर 1। वेरी गुड। ठीक है, ये नीले से आंसर लिखे हुए। ठीक है, आपको आंसर लिख के आने पेपर में, नंबर डालना सही से। अब बताओ ध्रुव तारा डैश दिशा को इंगित करता है। बताओ ध्रुव तारा कौन सी दिशा बताता है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या उत्तर? वेरी गुड, उत्तर, सबको पता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग डैश है। बताओ चंद्रमा का जो डायमीटर है ना, वो पृथ्वी के डायमीटर का कितना हिस्सा है? देखो जो चंद्रमा होता है ना, पृथ्वी के हिस्से का 1/4 होता है। कितना? तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ऊपर वाला नहीं जानते तो नीचे वाला कर सकते हैं, अथवा मतलब होता है दोनों में से एक करना, दोनों नहीं करने। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? बताओ 15 दिन में, 30 दिन में, 27 दिन में, 40 दिन में? हाँ, 27 दिन में। वेरी गुड। नेक्स्ट है, खाद्य संग्रह के औजार बने होते हैं। जो खाद्य संग्रह होते हैं ना, जो भोजन को इकट्ठा करने जाते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं, तो उनके औजार किसके बने होते हैं? पत्थर के, लकड़ी के, हड्डी के या सभी के? वेरी गुड, सभी के। वेरी गुड। नेक्स्ट, आज से 20 लाख साल पहले, 20 लाख, जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के तौर पर किस नाम से जानते थे? बताओ आज से जो 20 लाख साल पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे वो भोजन इकट्ठा करते थे, उन्हें किस नाम से जानते थे? बताओ आर्य, हड़प्पा के लोग, आखेटक या इनमें से कोई भी नहीं? हाँ, आखेटक, खाद्य संग्राहक। ठीक है, 20 लाख साल पहले बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहे जो आखेटक होते हैं वो खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? बताओ क्यों घूमते थे? बताओ एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर, मतलब जहाँ रहते थे वहाँ संसाधन खत्म हो जाते थे इसलिए दूसरी जगह चले जाते थे, या मौसमी फल और पौधों की तलाश में जाते थे, या दोनों की वजह से जाते थे, या इनमें से कोई भी नहीं? वेरी गुड, सी, दोनों की वजह से। ठीक है, अब 12वां, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते थे? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए, या सभी? वेरी गुड, सभी। तो देखो कितना आसान थे ना। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा है ना बच्चों, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब आज खंड खा पर 3 क्वेश्चन है और 3-3 नंबर के हैं, आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? बताओ क्यों माना जाता है अद्भुत ग्रह? तो आप बोलोगे इस पर पानी है, इस पर जीवन है, इस पर पेड़ पौधे हैं, इसलिए अद्भुत ग्रह है। अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, बाकी जो लिखा है पढ़ लो। ठीक है, पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इसलिए माना जाता है या इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ जीवन पाया जाता है, इतने भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं सोचता हूँ ये नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छा लिखो। अब यहाँ तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है ना, लेकिन आपको समझाते तो हैं ही। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है जो जीवन के लिए ज़रूरी है, और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन है, हवा तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन है जिससे जीवन है, इसलिए पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह कहते हैं सौरमंडल का। ठीक है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते, आपको नहीं आता, तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम में कोई नए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सुन रहे हो? नेक्स्ट है, ध्रुव तारे की सहायता से आप रात के समय कौन सी दिशा बता सकते हैं? बताओ, और कैसे पता लगाते हैं कौन सी दिशा? आपको अभी क्वेश्चन में आता है एमसीक्यू में कि ध्रुव तारे की मदद से हम उत्तर दिशा देख सकते हैं, नॉर्थ दिशा। तो कैसे देखते हैं? देखो,
बहुत आसान, अपने आप बना बना के लिख दो कि प्राचीन समय में लोग रात के समय तारों की मदद से दिशा को पहचाना करते थे, ठीक है, और रास्ते को पहचाना करते थे। और ध्रुव तारा रात के समय केवल उत्तर दिशा में दिखता है, तो लोग ध्रुव तारे की मदद से उत्तर दिशा को पहचान लिया करते थे और बाकी सब दिशाएं भी पता लगा लिया करते थे। बस इतना आसान है। अब ये क्वेश्चन है तीसरा, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों है? पता क्यों है? क्योंकि हमारे पूरे विश्व के अंदर ना एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया और वो टाइम पीरियड ग्रीनविच रेखा के बेस पर लिया गया है। और भारत जो है ना वो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर में आता है। भारत पूर्वी देशांतर की तरफ है बच्चों। और कितना डिग्री पर आता है? 82.5 डिग्री। और यहाँ पर आने में जो ग्रीनविच से टाइम स्टार्ट होता है और जो ईस्ट की तरफ है ना वहाँ टाइम बढ़ता है और वेस्ट की तरफ टाइम घटता है। तो इसलिए भारत में जो है ना 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। तो अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बजते हैं। आप अपना बना के लिख सकते हो। मैंने बता दिया, वीडियो को 3-4 बार सुनो, दिमाग में बैठ जाएगा, बाकी पढ़ भी सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है। भाई खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर क्यों रहेंगे? बोलोगे क्योंकि वहाँ पर उन्हें फसल उगानी है तो उन्हें बीज बोने पड़ेंगे, उनकी देखरेख करनी पड़ेगी, उन्हें बार बार पानी देना पड़ेगा। हाँ है ना, अपने लैंग्वेज में बना के लिखो, सस्ती तो बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। और देखभाल अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है, जानवरों को भगाना पड़ेगा, उनके लिए भी पानी डालना पड़ेगा, फिर फालतू जो पौधे उग जाते हैं साथ में तो उनको हटाना पड़ेगा बार बार। इसलिए जो लोग खेती करते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं। हाँ या ना, लिख दोगे ना बना के, फिर पढ़ लो। खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, क्योंकि जब लोग कृषि करने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार को हटाने, जानवरों और चिड़ियों से रक्षा करने, बहुत सारे काम करने पड़ते थे। फिर कटाई करने, फिर अनाज को रखने संभाल कर। इसलिए खेती करने वाले लोग एक ही जगह पर रहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसको पशुपालकों का जीवन आखिर तक खाद्य संग्रह के जीवन से कैसा रहता है? बताओ। जो किसान है ना आज के, जो पशुओं को पालते हैं वो, और जो आखिर तक जो आज से 20 लाख साल पहले थे, उनसे उनका जीवन कैसे अलग था? देखो, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। हाँ है ना, और जिसमें भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और जानवरों की तलाश में, कोमा लगा देना यहाँ पे, जो भोजन की तलाश, पानी की तलाश, ठीक है, आदि में इधर से उधर भटकना पड़ता था। हाँ या ना। जबकि आज के जो किसान है, पशुपालक हैं, उन्होंने खेती शुरू कर दी, वो एक ही जगह पे रहने लग गए, तो उनको इधर से उधर नहीं जाना पड़ता था। अगर आ जाएगा ना कि आखेटक और कृषि में क्या अंतर है, तो आप बताओगे कि आखेटक, या बताओगे कि आखेटक एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जबकि पशुपालक या किसान इधर से उधर नहीं जाते, तो एक ही जगह पर रहते थे। उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था आखेटक को, क्योंकि वहाँ खाना खत्म हो जाता, फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। जबकि किसानों को फ़ायदा होता था, वो एक ही जगह रहते थे, फैमिली के साथ रह सकते थे, वहाँ पे अपने लिए अलग अलग फैसिलिटी ला सकते थे। बस बना के लिखो, बना के लिखो, अच्छा पॉइंटों में लिखो, पॉइंट में जितने पॉइंट लिखोगे, जितने नंबर का उतने पॉइंटों में लिख दो, मज़ा आ जाएगा भाई, नंबर पूरे। अब सुनो, अब आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपको लॉन्ग आंसर लिखना है बच्चों। ये कह रहा है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? सबको पता ना पृथ्वी के 3 ताप होते हैं? 3 ताप कटिबंध पता है सबको पृथ्वी के? तो पहला होता है उष्ण ताप कटिबंध। ये कहाँ पर होता है? ये होता है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर। देखो, जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा, उसके बीच का हिस्सा पूरा का पूरा, ये आप पिक्चर देखोगे तभी आप बना के लिख पाओगे, ठीक है। बुक में बनी हुई है, आप जियोग्राफी की बुक देखना, उसमें है चैप्टर जो आपके आ रहा है इसमें। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश होते हैं, वहाँ पर सूरज जो है ना वो दोपहर में एक बार सिर के ठीक ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया उष्ण ताप कटिबंध। समझ में आ गया? दूसरा होता है शीतोष्ण ताप कटिबंध। ये 2 पार्ट में, क्योंकि देखो जो पृथ्वी होती है ना उसको 2 गोलार्ध में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों जगह पे पाया जाता है शीतोष्ण ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो है ना, मतलब यहाँ पे ये नहीं है, दोपहर पर जो है सीधी रोशनी नहीं पड़ती। देखो, इसके बीच में रोशनी सीधी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। अब यहाँ पे सूर्य की रोशनी
सीधी नहीं पड़ती, टेढ़ी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव इसके बीच का इलाका, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच का इलाका शीतोष्ण ताप कटिबंध कहलाता है। और यहाँ पर गर्मी इतनी नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब आ जाओ शीत ताप, यहाँ पे सर्दी होगी। तो ये पता है ये भी दो भाग में होता है, उत्तरी गोलार्ध में भी होता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव उसके बीच का इलाका, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव इसके बीच का पूरा इलाका। बहुत ठंडा होता है, बहुत बर्फ़ होती है यहाँ पर। और यहाँ सूर्य सीधी से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, तो सर्दी सर्दी रहेगी, सूर्य की रोशनी पहुँचती नहीं है, तो अंधेरा रहता है। बच्चों, शीत ताप कटिबंध में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो 6 महीने तक अंधेरा ही रहता है, 6 महीने से रोशनी। कुछ ऐसे इलाके सिर्फ 40 दिन निकलता है, बाकी रात ही रात है पूरा साल। सोचो कितना कैसा लगता होगा। चलो, ये कह रहा है अगर ये नहीं कर पा रहे ना क्वेश्चन, तो आप नीचे वाला कर सकते हो। कह रहा है प्रमुख याम्योत्तर से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की गणना कैसे की जाती है। देखो, हमने ग्रीनविच को टाइम मान रखा है ना, तो उससे टाइम को कैसे पता लगाया जाता है। देखो, 0 डिग्री की देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। एक 0 डिग्री की पहले रेखा ले ली, फिर ग्रीनविच जो उससे गुजरती है ना लाइन, ये जो 0 डिग्री वाली है ना, ये ग्रीनविच से गुजरती है, तो वहाँ से टाइम लिया जाता है। और अगर उत्तर की तरफ जाओगे तो वही टाइम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है ना वो बढ़ता रहेगा। और इंडिया जो है ना वो पूरब की तरफ है, इससे इंडिया में 5.5 घंटे आगे है इंडिया। और अगर आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो टाइम घटता चला जाएगा, ग्रीनविच से टाइम पीछे होता चला जाएगा। तो इस बेस पर हमें पूरा टाइम का टाइम तय किया गया है। बस यही लिखा, बना के लिख सकते हो। एग्जाम्पल आप दे सकते हो। पता है सर क्या हुआ है? देखो, पृथ्वी पूरी जो होती है 360 डिग्री है, ठीक है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं पूरे, तो इसको भाग करोगे तो लगभग 15 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 घंटे में जो है ना, 1 घंटे में 15 डिग्री है, यानी कि 1 मिनट में 4 डिग्री। 1 मिनट में कितने हो गए? 4 डिग्री। तो 15 × 4 60 हो गए घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट। तो इस हिसाब से जो है जितना डिग्री पर कोई देश पड़ेगा उसके हम हिसाब से हम मतलब निकाल देंगे कितना टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। अपने वैसे एग्जांपल दे दोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या महत्व है, ग्राम सभा क्या करती है, और क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लेना चाहिए? देखो, आप बोलोगे ग्राम सभा क्या होती है? एक पंचायत क्षेत्र होता है, और वहाँ पे जितने भी वयस्क होते हैं ना, जो 18 साल से ऊपर होते हैं, वो उसके सदस्य होते हैं। अब सुनो, ये जो पंचायत क्षेत्र होता है ना, वो एक गांव का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा गांव भी इसमें हो सकता है। ये मैं सोचना कि हर गांव की एक पंचायत होगी या हर गांव की एक ग्राम सभा होगी, उसके अंदर 3-4 गांव भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें वही व्यक्ति बनेगा जो 18 साल से ऊपर होगा, और सब गाँव के जितने व्यक्ति होंगे सब उसके सदस्य बन जाएंगे। अब क्वेश्चन था कि क्या हमें इसमें सदस्य बनना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए? बोलोगे हाँ, लेना चाहिए। अपनी समस्या को बताना चाहिए, क्योंकि कहाँ पैसा कितना खर्च हो रहा है हमें भी तो पता होना चाहिए, ताकि पूरे गांव का सही से विकास हो सके, ठीक है। और हमें भी निगरानी रखनी चाहिए, अपने बना के इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। पूरे अच्छे से विकास हो सके, गांव में जो पंचायत तय करती है हमें पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में अपना विचार दे सकें। देखिए, अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। खंड घा, ठीक है, ये आपकी आएंगी पैसेज, और इसमें आपको आंसर बता देने सारे, ठीक है। तो पैसेज आप पढ़ लोगे ना अपने आप, तो उसके ऊपर आंसर बताओ। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। अब बताओ इसमें क्या है? स्वतंत्रता है, रूढ़िवादी बात है, समानता है, कोई भी नहीं। जब हम किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी धारणा, है ना। और यहाँ पर पैसेज में लिखा भी हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना सारा, तो आपको पता लगाना है। तो हम किसी के बारे में धारणा बनाते हैं रूढ़िवादी धारणा, तो आंसर क्या आ गया इसका? बी आ गया। आप बिना पैसेज की आंसर बता पाएंगे अगर आपने चैप्टर पढ़े तो? चलो अगला बताओ। अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा गंदी है। अब बताओ ये क्या है? रूढ़िवादी धारणा है, ये न्याय है, कोई भी नहीं है? बताओ, ये भी क्या रूढ़िवादी? जब हम किसी के बारे में एक आइडिया सोच लेते हैं ना ऐसी होता है, तो उससे क्या बोलते? रूढ़िवादी। कितना आसान है ना। अब बताओ भेदभाव तब नहीं होता, बताओ भेदभाव कब नहीं होगा? जब हम किसी का न्याय ना करें, सबको बराबरी का अधिकार दें। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये लोगों को अपना धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपना त्यौहार मनाने और उनको अपनी बात रखने का
अगर पूरा अधिकार दिया जाता है तो भेदभाव नहीं होता, तो आपको छांटना है। अब बताओ, किसी को हम नीचा दिखा रहे हैं, भेदभाव है भेदभाव। अगर हम किसी को बोले तू नीचा है, तू गंदा है, भेदभाव है ना। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि तू इस गतिविधि में भाग नहीं ले सकते, जैसे लड़कियों को बोला लड़कियाँ तुम नहीं खेलोगी, चलो निकलो अंदर जाओ, तो भेदभाव है ना। तो आपसे पूछे कौन सा भेदभाव नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बच्चे जल्दी पढ़ते नहीं है, फिर गलत कर देते हैं। तो सी आंसर आ गया। अब एक जने को बोला कि तू कुएं में पानी नहीं ले सकता, कुएं से पानी नहीं ले सकता, भेदभाव है, वेरी गुड है। तो आंसर इन्हें बोला कौन सा भेदभाव नहीं है, तो सी आंसर आ गया। उसके बाद अगला, अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हो। देखो ऑप्शन में भी ऑप्शन, अगर कौन सा भेदभाव नहीं है, वही चीज़ पूछे भेदभाव कौन सा नहीं है, चारों में से पढ़ के बताओ। अब जैसे लड़कों और लड़कियों ने एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला तो कोई भेदभाव नहीं है। अगर दोस्ती से मैच खेल रहे हैं तो भेदभाव नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा इसका, डी होगा। ठीक है, इसके मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े क्योंकि आसान है, आप पढ़ लोगे टाइम वेस्ट होगा। अब फिर एक पैसेज आ गई, मज़ा आ गया, एक और पैसेज आ गई, एक और। मैं देखो ये पैसेज जब आप पढ़ोगे ना, कई बच्चों को दुख हो सकता है, रोना भी आ सकता है। अफसाना थी ना, अफसाना, आज भी हम सबको खेल ख़त्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। और लड़के देखो, अफसाना कह रही है कि हम जब खेल लेती है हमें तो घर जाना पड़ता है, और लड़के देखो घूम घूम के घर वापस आते हैं, सीधा घर ही नहीं आते हैं। और मम्मी भी कहती है कि भाई है तू हाथ बटा काम में, और भैया को कुछ कहते नहीं काम करने के लिए, हमें ही कहती रहती है। अब बताओ क्या ये भेदभाव है ना भेदभाव। और मतलब जब कहानी पढ़ोगे आपको खुद ही आनंद आएगा, पता लगेगा कि इतना भेदभाव आज भी समाज में होता है। अब आप बताओ, अफसाना कह रही थी कि अफसाना की माँ कह रही थी कि उनकी 3 बहनें हैं फिर भी उसे काम करना है। ठीक है, फिर भी उसे काम करना, तो ये क्या है, मतलब समझ में आ रही है। देखो अफसाना की माँ का कहता है ना, उनकी 3 बहनें हैं फिर भी उसे काम करना, मतलब कहने का मतलब ये कि उसका भाई को काम नहीं करना, कि तेरी 3 बहनें, तू क्यों काम करेगा, तेरी बहनें काम करेंगी। तो बताओ ये क्या है, कौन सा भेदभाव है, लिंग भेदभाव है, जाति का है, धर्म का, या समानता। यह लिंग भेदभाव, लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव है ना, तो ये लिंग भेदभाव है। मतलब लड़का तो काम ही नहीं करेगा क्या। आगे सुनो, फिर जरीन के छोटे भाई ने क्यों कहा मम्मी आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती हैं। बताओ, अभी छोटा सा है और कह रहा दीदी को क्यों भेजती हो बाहर खेलने के लिए मैदान में, और मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी बहन बाहर खेलने के लिए जाती है। अब बताओ ये कौन सी सोच है, बताओ क्या बात थी। जरीन एक अच्छी खिलाड़ी नहीं थी इसलिए उसका भाई मना करता था, जरीन लड़की थी इसलिए मना करता था, या उसके कपड़े अच्छे नहीं थे इसलिए मना करता था, कोई भी नहीं, वो लड़की थी इसलिए मना करता था। देख लो ये भेदभाव है ना। और बताओ एक और सुनो, अफसाना की माँ सफाई के काम में अपने बेटे की मदद नहीं लेती, अपनी बेटी को कहती बेटी तुम आ जाओ तुम सफाई करवाओ, और बेटे को कहती बेटा तू जाएंगे। अब बताओ ये क्या है, वह एक लड़का इसलिए भेदभाव हो रहा है, वह स्कूल जाता है इसलिए, अच्छा खिलाड़ी इसलिए, इनमें से कोई नहीं, वह लड़का इसलिए। लड़का है तो उसको सारी फैसिलिटी मिलेगी, लड़की है तो कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अच्छा समझ में आ गई पैसेज। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो कितना आसान है, सुन रहे हो, अच्छे से समझना बच्चों, आपको तो और मज़ा आएगा। अब 10 क्वेश्चन भी पैसेज है। अब सुनीता अपने बचपन की बार बता रही है, अब ये तो आप कहानी तो खुद पढ़ोगे। अब सुनो पहला क्वेश्चन, बताओ हाई स्कूल के बाद सुनीता ने क्या किया। अब देखो भाई ये तो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। पता है सुनीता के साथ क्या हुआ था, सुनीता जो है गोताखोर बनना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं पानी में तैरूँगी, लेकिन स्विमर बनेगी स्विमर, लेकिन नहीं बनने दिया गया समाज में। फिर वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई और फिर दुनिया में इतना नाम कमा लिया, फिर अंतरिक्ष में भी पहुँच गई। अगर कोई मेहनती बच्चा हो ना उसके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं बच्चों। लड़की थी इसे रोक दिया उसे, ठीक है, लेकिन उसने बढ़कर दिखाया, कुछ करके दिखाया। अब आप बताओ हाई स्कूल के बाद सुनीता ने क्या किया था, तैराकी सीखी, शिक्षण सीखा, डांस सीखा, या हेलीकॉप्टर पायलट का कोर्स कर लिया, हेलीकॉप्टर पायलट का कोर्स कर लिया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ सुनीता जब छोटी थी तो उसे क्या अच्छा लगता था, खाना बनाना, किताबें पढ़ना, खेलना, तैराकी या पेंटिंग। खेल और तैराकी, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। यदि मैं तो खिलाड़ी बनना चाहती हूँ, तैराक बनना चाहती हूँ, लेकिन उस समय समाज ही ऐसा था जिसकी वजह से उसे मौका नहीं मिला, लेकिन फिर उसने पढ़ाई में ध्यान दिया और हेलीकॉप्टर पायलट की तैयारी कर ली, ठीक है, और बहुत आगे निकल गई। अच्छा बताओ सुनीता विलियम जानते हो ना, अंतरिक्ष भारत के नाम कमाया है उसने। अच्छा उसने कौन सा रिकॉर्ड बनाया था, उसने कौन सा रिकॉर्ड बनाया था, उसने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया है। पहली लेडीज थी जो अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रही, ठीक है, गई थी ना सुनीता विलियम अंतरिक्ष में। हाँ वो यही है, समझ में आई कैसे लगी कहानी। एक और पैसेज, तो अब इसकी आंसर इसमें ढूंढ के करने होंगे, इसके आंसर ढूंढ के करने होंगे, लिखने पड़ेंगे आपको कि लगभग 12,000 साल पहले
घास खाने वाले जानवरों की संख्या क्यों बढ़ने लगी? बताओ। क्योंकि उस समय का पर्यावरण ऐसा हुआ कि घास बहुत ज़्यादा उगने लग गई, तो उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। क्वेश्चन में लिखा बच्चों, यहाँ से यहाँ पढ़ते तुम देखो। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बढ़ने लगे। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। इसलिए घास खाने वाले जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब अगर ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते लो। मतलब पैसेज में भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आप बताओ कि 12,000 साल पहले कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, क्यों? तो बताओगे क्योंकि गर्मी बढ़ने लग गई थी, जलवायु में परिवर्तन आ गया था। ये क्वेश्चन ऊपर में लिखा है, ये देखो, ये देखो, ये का ये ऊपर की लाइन लिख दो यहाँ पे। क्वेश्चन में से देख के लिखना है, बस ढूंढ लोगे ना, अच्छे से करना, फुल मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और शिकार करने वाले जानवरों के बारे में जानकारी क्यों हासिल करने लगे? बताओ, शिकार करने वाले जानवरों के बारे में जानकारी क्यों हासिल करने लग गए जो शिकार करते थे? क्योंकि उनके बारे में पता लगाएंगे तभी तो पता लगेगा कि वो कब क्या खाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वगैरह वगैरह। तो देखो, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बारे में सोचते भी होंगे। अपना बना के लिख देना, उसमें से ढूंढ के। ये लिखा ना यहाँ पे, ये देखो, ये लिखा ना, सारा पैसेज में से है बच्चों, ठीक है। ये आंसर दिखा रहा हूँ आपको, आपने आप ट्राई करना पहले, ठीक है। अच्छा, अगला है कि मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्यों बन गई? बताओ, मछली क्यों बन गई? मछली भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए बन गई क्योंकि लोगों ने उस समय मछली पकड़ना और उसे खाने का तरीका ढूंढ लिया था और नदियों में मछलियाँ आसानी से मिल भी जाती थी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सारा, नहीं ये नहीं लिखा बच्चों, ये हमको खुद सोचना था। एक आधा क्वेश्चन आंसर ऐसा होगा जो हमें खुद सोचना होगा, अपने बना के लिखना होगा, तो छोड़ के तो नहीं आओगे, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये है लास्ट क्वेश्चन है आपका मैप वर्क। तो देखो, आपको मैप वर्क में पता है क्या करना होगा? आपका पहला 12.1 है, इन चारों में से आपको बताना होगा वो कौन सा सही है, फिर आपको मैप में भरना होगा। जैसे यहाँ बोला गया है, जैसे चैप्टर पढ़ा ना हिस्ट्री का, वही कर पाएगा कि बताओ मानचित्र में एक जगह कौन सी है जहाँ पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। गुफाएं और कंदराएं किस जगह मिली है? बताओ चारों में से। भीमबेटका, मेहरगढ़, बुर्ज होम या कुर्नूल? तो वो मिली है भीमबेटका में। तो आपको मैप में भरना होगा। देखो ऐसे, ये रहा मैप, ये रहा आपको ये रहा, देखो ये रहा, ये पूरा, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश में है ना भीमबेटका, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में गुफाएं मिली है ना, हाँ। तो ऐसे भरना होगा मैप में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि मानचित्र पर अंकित पुरस्थल बी पहचानिए जहाँ राख के अवशेष मिले, जहाँ राख मिली है। बताओ, हुंसकी में, चिरांद में, कुर्नूल में या भीमबेटका में? तो कहाँ मिले? कुर्नूल गुफाएं में, ठीक है। तो ये आपको मैप में भरना होगा बी वाले में, ठीक है। ये रहा कुर्नूल की गुफाएं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सुन रहे हो ना प्यारो? ओ मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे नोनू, सुन रहे हो? ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे, फिर नेक्स्ट है कि मानचित्र पर अंकित नवपाषाण स्थल। बताओ, नवपाषाण स्थल कहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। बताओ, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली हैं। बताओ कहाँ मिली है? भीमबेटका में, बुर्ज होम में, कुंडल में या हुंसकी में? तो बुर्ज होम में मिली है। तो बुर्ज होम कहाँ पर है पता है बच्चों आपको? देखो बुर्ज होम ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये पूरा है ना, जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में है बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। आगे सुनो, देखो उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो आपका गोदावरी नदी के किनारे जो शुरू के गांव मिले ना, वो कहाँ पर है? इमाम गांव, हुंसकी, चिरांद या मेहरगढ़? तो वो है इमाम गांव, ठीक है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र में आपका ये रहा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखो, ये पता है कौन से क्वेश्चन? अब ये नीचे वाले देखो, ये लिखा है, ये आपको नहीं करने बच्चों, ये दृष्टिबाधित बच्चों को करना है। जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड है ना, जिनको देखने में मतलब प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे ये नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने मैप का काम कर दिया ना, तो आपका काम पूरा हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको नहीं करना, ये दृष्टिबाधित बच्चों को करना है, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं। तो आप इसको सुन लो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इसके क्वेश्चन बना के दे दें। जैसे आपसे बोल रहा है कि भारत की उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे कुर्नूल की गुफाएं मिली हैं। बताओ कहाँ मिली है कुर्नूल की गुफाएं?
आंध्र प्रदेश में। भारत के उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ भीमबेटका है। बताओ भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ बुर्ज होम है। तो वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर भारत के उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ इमाम गांव है। तो वो कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, जो आपने मैप में भरा वही आंसर, क्वेश्चन उनसे पूछ लिए बच्चों से। तो वीडियो होगी कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी वीडियो ज़रूर देखें। इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। आप अच्छे से पढ़ाई करना, पेरेंट्स का नाम रोशन करना। टेक केयर ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ASC स्टार्टर। देखिए क्लास 6 की जो हिंदी की मार्किंग स्कीम है ना, वो आ गई है। तो आप मॉर्निंग की आंसर की देख सकते हैं हिंदी क्लास की।